हेलो स्टूडेंट, सुबोध डिजिटल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम थर्मोडायनेमिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी अपन वही करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अपन लेके आ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट amount of heat must be supplied to 35 gram of oxygen. 35 gram of oxygen at room temperature 2, at room temperature to rise its temperature. Room temperature to rise its temperature. By 80 degrees Celsius at constant volume. By 80 degrees Celsius at constant volume. यहां पे जो वॉल्यूम का मान है ना, आयतन, वह स्थिर है। बराबर, आयतन स्थिर है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है ऑक्सीजन का, हिंट में दे रखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन, बराबर दे रखा है 32 एंड आर यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है 8.3। यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है अपने पास 8.3 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। ये अपने पास वैल्यूज दे रखी है। क्लियर, ये अपने पास वैल्यूज दे रखी है। व्हाट अमाउंट ऑफ हीट मस्ट बी सप्लाइड, कितनी हीट सप्लाई होगी। बराबर, ऑक्सीजन की वैल्यूज दे रखी है यहाँ पे 35 ग्राम, मास की वैल्यू दे रखी है एट रूम टेम्परेचर टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 80 डिग्री सेल्सियस। देन कांस्टेंट वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट है अपने पास। उसके बाद अपन ने जस्ट नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन किया था, जहां पे अपन ने नाइट्रोजन गैस लिया था। यहाँ पे मॉलिक्यूलर गैस है ऑक्सीजन की 32 एंड यूनिवर्सल जो कांस्टेंट आर दे रखा है वो अपने पास दे रखा है 8.3 जूल मोल इनवर्स के इनवर्स। बराबर, तो यहां पे अपन को हीट अमाउंट निकालना है। तो हीट अमाउंट निकालने के लिए कुछ यहां पे अपने पास ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, देख लो कौन कौन से। 1.52 किलो जूल हो सकती है, बी ऑप्शन अपने पास दे रखा है 3.23 किलो जूल, एक अपने पास दे रखा है सी ऑप्शन 1.81 किलो जूल, 1.81 किलो जूल, और एक दे रखा है डी ऑप्शन अपने पास 1.62 किलो जूल। अब इनमें से क्या होगा वो अपन निकालते, सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहां पे अपन को टोटल हीट सप्लाई अपन को निकालनी है कि कितनी हीट सप्लाई यहां पे हो रही है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले ऑक्सीजन का मास दे रखा है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास ऑलरेडी अपने पास एम, स्मॉल एम से डिनोट किया था, वह अपने पास ऑलरेडी यहां पे दे रखा है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन ऑलरेडी अपने पास दे रखा है, जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया था वह अपने पास दे रखा है यहां पे 35 ग्राम। सेकेंड ऑप्शन अपने पास यहां पे क्या दे रखा है, अपने पास मॉलिक्यूलर मास भी दे रखा है ऑक्सीजन का, तो लिखो मॉलिक्यूलर mass of
ऑक्सीजन, तो कैपिटल एम भी दे रखा है, कितना दे रखा है 32, ठीक है, दोनों वैल्यूज अपने पास दे रखी है, ठीक है। अपन को यहां पे क्या निकालना है, हिट निकालनी है, क्यू का मान। यहां पे देखो अपने पास वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो अपन को सबसे पहले गैस का नंबर ऑफ मोल्स का मान निकालना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स का निकालने के लिए कल अपन ने एक फॉर्मूला बताया था, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, मतलब ऑक्सीजन मास, ऑक्सीजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलिकुलर मास बराबर, ये दोनों वैल्यूज अपने पास दे रखी है। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालते अपन, यदि निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और एन से रिप्रेजेंट करने के बाद यहां पे अपने पास फॉर्मूला भी लिख देते हैं, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, क्या हो जाएगा 35 अपॉन 32, कितना आ जाएगा 1.09 ग्राम के पास आ जाएगा। ये वैल्यूज अपने पास आ गई बराबर, 1.09 मोल, सॉरी मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को मोल में डिनोट किया जाता है, ये आ जाएगा मोल में बराबर। ये दोनों वैल्यूज अपने पास आ गई। अपन को यहां पे जो टेम्परेचर दे रखा है, जो राइज हो रहा है टेम्परेचर बराबर रूम का, वो अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, तो नंबर क्या बोल, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, डेल टी का मान कितना दे रखा है अपने पास 80 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी अपने पास दे रखा है, ठीक है। अपने पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए बराबर। अब अपन को चाहिए हिट निकालने का फॉर्मूला, कल अपन ने एक बताया था, यदि हिट निकालने का फॉर्मूला अपने पास क्या था, डेल क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल टी। तो अपने पास एन है, डेल टी भी है, लेकिन अपने पास सीवी नहीं है। सीवी का मतलब जो गैस की विशिष्ट ऊष्माधारिता, स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी बराबर, जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे, मतलब कांस्टेंट आयतन पे, स्थिर आयतन पे है, तो ये अपन को चाहिए। यहां पे सीवी नहीं दे रखा है, तो सीवी निकालने का कल ही अपन ने एक चीज, यदि ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है बराबर, तो मोलर स्पेसिफिक हिट जो होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वह कितनी होगी। अपन ने कल ही एक बात की थी, ऑक्सीजन कौन सी है, ऑक्सीजन एक डायटोमिक गैस है। कल अपन ने डायटोमिक गैस की दोनों वैल्यू, सीपी और सीबी की दोनों वैल्यू बताई थी। सीपी की मैंने प्रेशर पे बताई थी 7/2 R, और जो वॉल्यूम पे होगी वह 5/2 R होगी, ध्यान रखना। ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस एंड मोलर स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी बराबर, मोलर स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट किस वॉल्यूम पे, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो CV इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2 R, क्लियर, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी। एक और यहां पे बात करेंगे अपन को, यूनिवर्सल कांस्टेंट जो R का मान है वह है यूनिवर्सल कांस्टेंट, और यूनिवर्सल कांस्टेंट अपने पास ऑलरेडी दे रखा है, क्या मान है 8.3, क्या दे रखा है अपने पास 8.3। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट को मान में रखने पर यदि अपन सबको साथ में मल्टीप्लाई करवा दे यहां पे, तो अपने पास डेल क्यू का मान हो जाएगा, ऑलरेडी अपने पास पता है, सारे मान आ गए, अपन इसके अंदर ही रख देंगे यूनिवर्सल कांस्टेंट। एन की वैल्यू अपने पास क्या दे रखी है 1.09, मल्टीप्लाई टू सीवी कितना है 5/2 मल्टीप्लाई आर, यहां पे यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलरेडी रख दो, टू 8.3 मल्टीप्लाई टू डेल टी अपने पास कितना दे रखा है 80 बराबर। ये सारी वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, यहां पे यदि मैं 2 से काटू तो ये 40 बार जाएगा। यहां पे डेल क्यू का मान निकालना है, सारों को मल्टीप्लाई करो बराबर, मल्टीप्लाई करने पर डेल क्यू का मान अपने पास समथिंग कोई आ जाएगा 1.81,
कितना 1.81, इसको जब सॉल्व करोगे अपने पास बाल आ जाएगा 1.81 किलो जूल। क्लियर? 1.81 किलो जूल ये वैल्यूज आ जाएगी। क्लियर? तो ये अपना पहला क्वेश्चन, ये कल अपन ने नाइट्रोजन गैस का किया था, ये अपने ऑक्सीजन का किया है, तो सेम क्वेश्चंस सेम पैटर्न पे ही था, बराबर। तो ये एक बार इसको पूरे को सोल्व करना आप, इतनी वैल्यूज अपने पास, ये वैल्यू आएगी 1.81 किलो जूल। चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन यहां पे। यदि सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है द स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकंड क्वेश्चन को लिखते हैं यहां पे, ए स्पेसिफिक हीट of air at constant specific heat air or at constant volume is 0.172 calories, 0.172 calories ग्राम इनवर्स डिग्री इनवर्स, ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बराबर। ठीक है, अगला दे रखा द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी when the change in internal energy when 5 gram of air heated from 5 gram of air heated from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius to 4 degree Celsius at constant वॉल्यूम। वॉल्यूम का मान यहां पे कांस्टेंट है अपने पास, वॉल्यूम का मान क्या दे रखा है अपने पास, कांस्टेंट दे रखा है। यहां पे अपन को इंटरनल एनर्जी पता करनी है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी और इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहली बात, इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये अपन ने पढ़ के आए थे। और किसमें पढ़ा था, जब अपन ने थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था। यहां पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ लगेगा और थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता था, डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस क्या, डी क्यू इक्वल टू डी यू माइनस अपने पास आ जाएगा डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, बराबर। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है और वर्क होता है, उन दोनों का योग क्या होता है अपने पास, हीट होती है, बराबर। तो यहां पे अपने पास वैल्यूज क्या फाइंड करनी है अपन को, इंटरनल एनर्जी फाइंड करनी है। वॉल्यूम अपने पास कांस्टेंट दे रखा है, अपने पास टेम्परेचर भी दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, बराबर। सारी चीजें अपन के पास दे रखी है। लेकिन यहां पे देखो एक बात है, अपने पास ये चीज बोली है कि वॉल्यूम यहां पे क्या है, कांस्टेंट। यदि मैं बोलूंगा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क कितना होगा, यदि बोलेंगे जो अपना आयतन है वह स्थिर है तो वर्क कितना होगा, जो वर्क डन कंप्लीट होगा वो कितना होगा भाई, 0 होगा, सीधी सी बात है। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यदि यहाँ पे बात करेंगे सॉल्यूशन की, सबसे पहले इसके कुछ ऑब्जेक्टिव लिख देते, कौन सा आएगा आंसर। तो 28.8 जूल ए ऑप्शन से 28.8 जूल, बी ऑप्शन हो जाएगा 14.4 जूल, सी ऑप्शन अपने पास हो जाएगा 7.2 जूल और डी अपने पास ऑप्शन होगा 3.5 जूल। तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, क्लियर। इसमें से कौन सा ऑप्शंस सही होगा। तो सॉल्यूशन की बात करते हैं यहां पे। तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला, कांस्टेंट वॉल्यूम पे यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना कंप्लीट होगा, बराबर। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन कितना कंप्लीट होगा अपने पास, डी डब्ल्यू इक्वल टू, ये फॉर्मूला अपन पहले करके आए थे, बराबर।
ये फॉर्मूला अपन पहले करके आए थे जब थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ पढ़ा था उससे पहले, कि W का वर्क लिखा था आपने P मल्टीप्लाई टू डेल V बराबर। और यहां पे अपन क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो वहां पे जीरो हो जाएगा मान। यदि इसका जीरो हो जाएगा तो जो वर्क डन अपने पास होगा वह अपने पास जीरो ही आएगा। क्लियर क्लियर, ठीक है। सेकंड बात करते हैं, अपन को क्या निकालनी है, यहां पे इंटरनल एनर्जी निकालनी है बराबर। तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dq इक्वल टू du प्लस dw। ये अपने पास क्या कहता है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है। तो यहां पे अपने पास जितना वर्क डन हुआ वो अपने पास जीरो आ गया। वर्क डन तो मेरे पास जीरो आ गया भाई, मुझे हीट नहीं पता dq कितनी होगी बराबर। dq मेरे पास, मुझे नहीं पता dq कितनी होगी। तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी, जैसे अपने पास सारी वैल्यूज दे रखी है, जैसे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर 0.172 ये कैलोरीज अपने पास ऑलरेडी दे रखी है एट कांस्टेंट वैल्यू पे बराबर। एक दे रखा है अपने पास, यदि इंटरनल एनर्जी व्हेन 5 ग्राम ऑफ एयर हीटेड बराबर। और टेम्परेचर भी दे रखा है अपने पास, यहां पे मास भी दे रखा है ये चीज बराबर। और अपने पास ये टेम्परेचर देखो, यहां पे टेम्परेचर डिनोट कर रहा है 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना होगा, यदि टेम्परेचर में डिफरेंस करने जाएंगे तो 4 माइनस 0 4 डिग्री बराबर। ये टेम्परेचर अपने पास आ जाएगा। तो यहां पे लिखते हैं, यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होगा वो होगा 4 माइनस 0 इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस। ये अपने पास टेम्परेचर हो जाएगा। अपन को डेल क्यू रिप्रेजेंट करना है, डेल क्यू का मान कितना होगा। तो डेल क्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला लगेगा, dq इक्वल टू एम सी वी डेल टी। सारी वैल्यू दे रखी है, मास भी दे रखा है, 5 ग्राम अपने पास मास है। dq की वैल्यू निकालने के लिए 5 ग्राम अपने पास मास है। cv की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास दे रखी है 0.172। क्या दे रखी है अपने पास, cv की वैल्यू 0.172 मल्टीप्लाई टू 4 बराबर। सॉल्व करो इसको, कितना क्या वैल्यू जाएगी अपने पास, क्या वैल्यू जाएगी ये अपने पास, एक और बात याद रखना है, इसके अंदर 5 मल्टीप्लाई टू 0.72 इंटू 4 दे रखा है, लेकिन अपन को कैलोरीज भी दे रखी है देखो। और 1 कैलोरीज का मान भी जूल के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो अपन को पता है कितना होता है, 4.2 जूल। ये वैल्यू सबको पता है, ठीक है। यदि कैलोरीज को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पे अपन को मल्टीप्लाई टू 4.2 भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। और क्यों करवाया, क्योंकि यहां पे अपने पास कैलोरीज दे रखी है बराबर, उसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये अपन ने जूल में कन्वर्ट किया, उसका मान कितना आ गया अपने पास 4.2। जब इस पूरे मान को आप कंप्लीटली सॉल्व करोगे तब अपने पास वैल्यू आ जाएगी 14.4 जूल। ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। लेकिन अपन को यहां पे निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी। तो अपन के थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है अपन जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बात करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अपन को इंटरनल एनर्जी चाहिए, रिप्लेस कर दो dq माइनस dw। तो यहां पे बात करेंगे तो du अपने पास रिप्रेजेंटेशन कितना होगा, dq की वैल्यू अपने पास क्या आएगी 14.4 और माइनस dw कितना आएगा भाई 0। तो du इंटरनल एनर्जी कितनी होगी अपने पास 14.4 जूल। क्लियर जूल। ये अपने पास वैल्यू आ गई कंप्लीटली, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। आंसर होगा इसका बी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, आर इज, इफ आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट बराबर द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू, द अमाउंट ऑफ हीट needed to rise the temperature of 2 moles, rise the temperature of 2 moles बराबर of an ideal monoatomic gas, of an ideal monoatomic gas, बराबर an ideal monoatomic gas from 273 K to, from 273 K to 375 73 K 3 K when work done, when work done, when no work done, कोई यहां पे कार्य नहीं हो रहा है, when no work done, तो वर्क डन का मान यहां पे 0 है, ठीक है। तो देखो यहां पे अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर जो है ना वह यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, उसका मान भी अपन को पता है 8.3, द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड टू राइज द टेम्परेचर 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, अपन ने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के तो करके डायटोमिक गैस के, बराबर यहां पे अपन को दे रखा है मोनोएटॉमिक गैस, बराबर यहां पे सीपी और सीवी दोनों की वैल्यू अलग है, बराबर जो अपन ने वहां पे ली थी डायटोमिक के अंदर तो सीपी की वैल्यू 7/2 आर ली थी और कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू अपन ने कितनी ली थी 5/2 आर, तो यहां पे जो सीपी की वैल्यू अपने पास हो जाएगी वह अपने पास हो जाएगी 5/2 आर, और जो वॉल्यूम की जो मोनोएटॉमिक गैस के अंदर वैल्यूज हो जाएगी वो अपने पास हो जाएगी 3/2 आर, तो दोनों वैल्यूज के यहां पे निकालेंगे तो वर्क डन ऑलरेडी अपने पास, देखो वर्क डन तो ऑलरेडी अपने पास 0 दे रखा है, अपन को हिट भाई अपन को निकालना क्या है, हिट, जो हिट कितनी दी गई डेल क्यू की जो वैल्यू है वह कितनी है मेरे पास, तो वह निकालना है, तो यहां पे वर्क डन तो अपने पास ऑलरेडी भाई 0 दे रखा है, क्लियर। तो यहां पे लिखेंगे नो वर्क डन इज डन, ऑब्जेक्टिव लिख देते हैं कि कौन कौन से आंसर है, देखो या तो ए ऑप्शंस में 100 आर हो सकता है, बी में अपने पास हो सकता है डेड 150, सी में हो सकता है 300 आर, और डी क्वेश्चंस में अपने पास हो सकता है यहां पे 500 आर। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखो यहां पे वर्क डन वैसे ही 0 है, व्हेन नो वर्क डन लिखेंगे व्हेन नो वर्क डन, देयरफॉर जो डेल डब्ल्यू होगा कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा कितना होगा अपने पास 0, भाई वर्क डन वैसे ही यहां पे 0 है तो डी डब्ल्यू अपने पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यदि बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
कितना हो जाएगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो सब जानते ही है, अपने पास क्या वैल्यू जाएगी, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर। तो यहां पे जो वर्क डन है अपने पास वो तो कितना है अपने पास ऑलरेडी जीरो, वर्क डन कितना है अपने पास ऑलरेडी जीरो। तो डी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, डी यू के बराबर हो जाएगा। और डी क्यू का फॉर्मूला क्या लिख के आए थे अपन, एन सी वी अपॉन डेल टी, ये अपने पास था। तो यहां पे लिख देता है, यदि अपने पास डी डब्ल्यू यहां पे जीरो है भाई, वर्क डन तो वैसे ही जीरो करके आए, तो यहां पे वर्क डन वैसे ही जीरो है, तो अपने पास डी क्यू की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, डी यू प्लस जीरो। तो किसके बराबर हो जाएगी यहां पे, डी क्यू इक्वल टू डी यू। और अपन ने हिट का फॉर्मूला एक लेके चले थे अपन, यदि बोलेंगे हिट का फॉर्मूला कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्या बात करेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हिट का जो फॉर्मूला होगा वह कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू एम सी वी डेल टी बराबर। तो अपन यहां पे कह सकते हैं डी क्यू बराबर डी यू इक्वल टू एम सी वी डेल टी। क्लियर। यहां पे एक सीवी का मान रखना है अपन को, और सीवी का मान अपन रखेंगे क्या, क्लियर। अपने यहां पे क्या सीवी का मान रखना है, और सीवी का मान यहां पे क्या रखा जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो अगर ऑब्जेक्टिव में देख रहे हो आप आर लगा हुआ देख रहे हो, तो अपने पास यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब आर लगा हुआ है इसके अंदर, तो कुछ ऐसा मान ढूंढना पड़ेगा जिससे मुझे आर रिप्रेजेंट यहां पे आर फाइंड हो जाए, क्योंकि यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑलरेडी इसके पीछे लगा हुआ है। तो अपन कल एक क्वेश्चंस करके आए थे, आपको एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवाया था बराबर। उस क्वेश्चंस में अपने पास एक वैल्यू आ रही थी कि अपन एक क्वेश्चंस अपन ने देखा था, उस क्वेश्चंस के अंदर एक वैल्यू आ रही थी अपने पास 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर अपॉन सीपी बराबर। ये अपने पास वैल्यू आ रही थी लास्ट वाली, सॉरी गामा माइनस वन अपॉन गामा इक्वल टू आर अपॉन सीपी बराबर। ये वैल्यूज अपन ने निकाली थी। ये किससे निकाली थी, क्योंकि अपने पास दो फॉर्मूले थे, कौन कौन से फॉर्मूले थे, देखो एक बार वापस करके बता ही देता हूं ये फॉर्मूला कहां से आएगा, ठीक है। चलो अपने पास दो फॉर्मूले थे, कौन सा, एक तो मेयर फॉर्मूला, कौन सा, मेयर संबंध। और मेयर संबंध क्या कहता था, सीपी इक्वल टू माइनस सीवी इक्वल टू क्या होता था, आर बराबर। एक अपने पास फॉर्मूला हो रहा था सीपी इक्वल टू माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो अपन ने यहां पे क्या किया था, सीपी से डिवाइड करवा दिया था, तो यहां पे क्या होता है, सीपी बट्टा सीपी माइनस सीवी अपॉन सीपी इक्वल टू आर अपॉन सीपी बराबर। यहां पे सीपी सीपी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस सीवी अपॉन सीपी इक्वल टू आर अपॉन सीपी। और एक गामा की वैल्यू अपने पास ऑलरेडी दे रखी थी सीपी अपॉन सीवी, लेकिन यहां पे सीवी अपॉन सीपी है, तो अपन यहां पे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन गामा इक्वल टू आर अपॉन सीपी, ठीक है। ये फिर क्या कर रहा था, एलसीएम लिया था, यहां पे एलसीएम लेने पे अपने पास आया था गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू आर अपॉन सीपी। ये वैल्यू देखो अभी जस्ट मैंने पहले वाले में बताया था, ये वैल्यू अपने पास निकल के आ रही। अब यहां से अपन एक मान निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, सीबी का मान निकालेंगे। कैसे निकाले देखते एक बार, सीपी को इधर भेजो, अपॉन गामा इक्वल टू हो जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1। अब यहीं पे चेंज करते हैं, गामा की वैल्यू क्या पड़ गया है, सीपी अपॉन सीबी, तो सीपी अपॉन सीबी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी यहां पे, आर अपॉन गामा माइनस 1। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, सीपी से सीपी कैंसिल हो जाएगा, सीवी, ये वी नहीं है यहां पे सीवी है, तो सीवी ऊपर की तरफ चला जाएगा और वैल्यू हो जाएगी आर अपॉन गामा माइनस 1। ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। क्लियर। तो यही वाली वैल्यू को अपन यहां पे पुट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे यूनिवर्सल कांस्टेंट, देखो ऑब्जेक्टिव के अंदर यूनिवर्सल कांस्टेंट दे रखा है बराबर, तो यही वैल्यू अपन यहां पे पुट करेंगे। देखो dq इक्वल टू एम क्या है, आर गामा माइनस 1 और डेल टी,
ये देखो अपने पास वैल्यूज आ जाएगी। अब थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। अपने पास यहां पे यदि यहां पे m लगेगा, क्योंकि अपने पास गैस के मोल की संख्या दे रखी है, तो अपन को n रिप्रेजेंटेशन यहां पे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास मोल्स दे रखा है। कितना मोल्स दे रखा है? 2 मोल्स। देखो क्वेश्चंस के अंदर देखो अपने पास ऑलरेडी दे रखा है टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ एन आइडल मोनोएटॉमिक गैस। तो अपने पास n की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास दे रखी है, बराबर। n की वैल्यू अपने पास दे रखी है, ठीक है। और वैल्यू किसकी चाहिए? गामा की वैल्यू अपने को चाहिए, और मोनोएटॉमिक गैस है, बराबर। गामा की वैल्यू अपन को चाहिए, और टेम्परेचर भी अपने पास दे रखा है, बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन टेम्परेचर निकाल लेते हैं कि टेम्परेचर कितना होगा। यदि मैं बोलूंगा टेम्परेचर, तो डेल्टी निकालेंगे। सबसे पहले डेल्टी निकाल देते हैं, डेल्टी T2 माइनस T1। और T2 की वैल्यू देखो यहां पे कितनी दे रखी है? 373। कितना दे रखा है? 373 माइनस 273। क्या लिखेंगे यहां पे? 373 माइनस 273, क्या वैल्यू जाएगी? 001 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी केल्विन, केल्विन में ना, केल्विन। ये वाली में अपने पास वैल्यूज आ गई, टेम्परेचर की तो आ गई, एन भी दे रखा है। क्या फाइंड करना है अपन को? गामा। क्या फाइंड करना है अपन को? गामा। तो गामा के फाइंड करने के लिए एन की वैल्यू, चलो यहां पे एन की वैल्यू भी लिख देता हूं, कितनी है? 2 मोल। अपन को चाहिए भाई गामा, और गामा अपन जानते हैं क्या होता है? सीपी अपॉन सीवी, क्लियर। अब थोड़ी देर पहले अपन ने क्या बोला था? मोनोएटॉमिक गैस। गैस कौन सी है? मोनोएटॉमिक। और मोनोएटॉमिक गैस के अंदर सीपी की वैल्यू होती है 3/2R, सॉरी 5/2R। क्या वैल्यूज होती है? 5/2R। और सीवी की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है 3/2R। दोनों वैल्यूज क्लियर। रखो इस दोनों वैल्यू को इसके अंदर, सीपी की वैल्यू के अंदर रखो 5/2R अपॉन 3/2R। R से R कैंसल, 2 से 2 कैंसल, कितना हो जाएगा अपने पास? 5/3 आंसर। सारी वैल्यूज आ गई अपने पास। DQ ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं अपन। DQ इज इक्वल टू N2 मल्टीप्लाई R अपॉन 5/3 माइनस 1, और डेल्टा कितना है अपने पास? N200। करो इसको सॉल्व एक बार, आता है कि नहीं आता आंसर। DQ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R 5/3 माइनस 2, तो 2/3 ऑलरेडी हो जाएगा, मल्टीप्लाई 200। तो थोड़ा और चेंज करते इसके अंदर, 2 इंटू R मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 100, बराबर। यदि मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूं यहां पे, बराबर, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, बचा क्या? DQ की वैल्यू 300R। ये आंसर आ रहा है कहीं? आंसर दिख रहा है ये वाला 300R क्वेश्चंस के अंदर, ये रहा 300R। तो ये अपने पास क्वेश्चन था, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, जिसमें अपन ने बता दिया भाई R की वैल्यू दे रखी हो ना, यूनिवर्सल कांस्टेंट, तो अपन को यहाँ पे जो सीवी की जो वैल्यू रखी है ना, उसका थोड़ा ध्यान रखना, बराबर, कि क्यों रखी है मैंने। R दे रखा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे सीवी की वैल्यू रखी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने पास क्लियर हो गया। अगले वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पूछा है ओनली क्वेश्चंस के अंदर, क्या पूछा है उन्होंने? विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विच इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा है, ऐसे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ए वैल्यूज दे रखी है अपने पास, वॉल्यूम, मास
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डी दे रखा है वेट। ये वैल्यूज अपने पास दे रखी है, देखो क्लियर। इस पे अपन क्वेश्चन पहले भी पढ़ के आए, इस क्वेश्चंस के अंदर अपन पहले पढ़ के आए थे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में, और इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में पढ़ा था। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? गहन और गहनचर, हिंदी में बोलते हैं इंटेंसिव को गहनचर, और एक्सटेंसिव को क्या बोलते हैं? विस्तीर्ण चर। दो चीजों के बारे में अपन ने पढ़ा था, एक पढ़ा था इंटेंसिव के बारे में और एक पढ़ा था अपन ने एक्सटेंसिव के बारे में। इसको बोला जाता है गहन चर और इसको बोला जाता है विस्तीर्ण चर। तो मैंने इंटेंसिव के बारे में क्या बताया था कि ऐसे चर जिनका मान ऊष्मागतिकी निकाय के एक से अधिक भागों में बांटने पर नहीं बदलता। यहां पे अगर बात की थी मैंने कि ऐसे चरों की जिसमें ऊष्मागतिकी निकाय को एक से अधिक भागों में बांटने पर, डिवाइड करने पर, भागों में बांटने पर नहीं बदलते, चेंज नहीं होते हैं, ये अपन बात की थी। इंटेंसिव के बारे में बोला था कि भाई कोई ऊष्मागतिकी निकाय लिया है, उसको एक से अधिक भागों में बांट रहे तो वह चेंज नहीं होते और यहां पे बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव में ये डिफरेंस होता है। किसी ऊष्मागतिकी निकाय को यदि अपन बात करेंगे तो ऐसे चरों की बात की है जहां पे यदि एक से अधिक भागों में बांट दिया जाए तो जो इंटेंसिव होते हैं ना वह कभी चेंज नहीं होते, और यहां पे एक्सटेंसिव जो होता है ना बदल जाते हैं। मान लो एक निकाय लिया अपन ने कोई, बराबर, यदि इस निकाय के अंदर बात करेंगे तो यदि वॉल्यूम की बात करूंगा, यदि इसको दो भागों और एक और भागों में बांटने पर, दूसरे भागों में बांटने पर क्या वॉल्यूम चेंज होगा इसका? यदि मान लो ये ए है, ये बी और सी है, यदि इस पूरे ए को बी और सी में डिवाइड कर दिया तो इसके वॉल्यूम की बात करो तो वॉल्यूम चेंज होगा, V1 एंड V2। और मैंने बोला कि जो बदल जाते हैं उसको क्या बोला जाता है? एक्सटेंसिव। क्लियर? तो भाई वॉल्यूम चेंज होगा तो वो किस में आ जाएंगे? भाई एक्सटेंसिव के अंदर आ जाएंगे। अगला है मास। अब इसका कुछ मास अलग था, इस पूरे निकाय का कुछ मास अलग था। जब इनको दो भागों में बांटा गया तो क्या यहां पे मास चेंज नहीं होगा भाई M1 और M2 में? और जो बदल जाते हैं वो किस में आ जाते हैं? एक्सटेंसिव में। अगला एक पॉइंट अपन और बात करेंगे, वेट, बराबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेट। सबसे पहले मैं वेट की बात करूंगा। अब आपको पता है कि इस निकाय का वजन कुछ और था, जब इसी को दो भागों में बांट गए तो यहां पे वजन चेंज होगा, और जो बदल जाते हैं वो किस में आते हैं? एक्सटेंसिव में। अब बचा अपने पास एक ही ऑप्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और यही ऑप्शन अपने पास सही होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है पता है? अपवर्तनांक। और यदि मैं किसी पदार्थ की, मैटर के अपवर्तनांक की बात करूंगा ना तो वह सेम रहती है, भले उसको एक भाग में रखो या उसको दो अलग अलग भागों में बांट दो, उस अपवर्तनांक की वैल्यू सेम रहती है। जैसे यदि पानी की बात करेंगे तो पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक होता है वह 1.33 के आसपास होता है, बराबर। अब भले एक बूंद लू या बाल्टी भर लू, लेकिन यही रहेगा अपवर्तनांक, अपने पास यही रहेगा। तो भाई ये किस में आता है? अरे भाई के भाई इसको इसके अंदर रखा, इसके अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा या दो अलग अलग भागों में यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूंगा तो ये वैल्यू तो समान ही रहेगी। तो भाई किसके अंदर आ जाएगा? इंटेंसिव के अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
क्लियर? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सॉरी अपने पास इंटेंसिव और एक्सटेंसिव के बारे में आप क्लियर हो गए होंगे। क्लियर? तो इस टाइप के अच्छे से क्वेश्चंस यहां पे बनते हैं। एक और क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट ऑफ और गिवन पीवी डायग्राम। एक डायग्राम दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा था, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस is correct for given P डायग्राम। अपने पास एक डायग्राम, चलो सबसे पहले ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। यहां पे दे रखा है एडियाबेटिक प्रोसेस, बी ऑप्शन दे रखा है अपने पास आइसोथर्मल, सी ऑप्शन दे रखा है आइसोबारिक। क्या दे रखा है? आइसोबारिक प्रोसेस, और डी ऑप्शन दे रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्लियर? ये चार अपने पास ऑप्शंस दे रखे हैं। एक पीवी डायग्राम दे रखा है अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। ये डायग्राम बनाता हूं मैं। ये डायग्राम दे रखा है अपने पास प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। क्या डायग्राम है? इसको भी ठीक है। ये डायग्राम अपने पास दे रखा है। इसमें पूछा है कि इस डायग्राम को देख के बताओ, इस डायग्राम को देख के बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलो जल्दी करो, तुम बताओ एक बार क्या दे रखा है इस डायग्राम के अंदर। कि भाई इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में डायग्राम दे रखा है जिसमें प्रोसेस बता रखे हैं कि भाई ये एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर आएगा, आइसोथर्मल के अंदर आएगा, आइसोबारिक होगा या आइसोकोरिक होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस जिसको रुद्धोष्म प्रक्रम बोलते हैं, आइसोथर्मल जिसको समतापीय, आइसोबारिक मतलब समदाबीय, और आइसोक्रोरिक मतलब सम आयतन। ये प्रक्रम है सारे अपने पास। तो देखो इस डायग्राम को देखो एक बार कि भाई ये जो पीवी ग्राफ दे रखा है, पीवी ग्राफ दे रखा है ना, इसके अंदर देखो वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है, वॉल्यूम तो देखो चेंज हो रहा है। पहले कुछ और था, मान लो 0 1 2 3 4 5, वॉल्यूम तो देखो पर में चेंज हो रहा है अपने पास। हो रहा है कि नहीं हो रहा? वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन देखो यहां पे जो प्रेशर है ना वह चेंज नहीं हो रहा है। मतलब सीधी सी बात है, अपन यहां पे क्या लिखेंगे, दाब स्थिर है, कांस्टेंट प्रेशर, मतलब दाब का मान स्थिर है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर दाब स्थिर रखा जाता है या दाब स्थिर होता है? तो वो एक ही प्रोसेस होता है, आइसोबारिक प्रोसेस। क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा आपके पास?
सी आइसोबारिक, ठीक है, समदाबीय प्रक्रम। तो आज हमने कुछ 5 क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो सारे क्वेश्चन अपने पास प्रीवियस नीट के अंदर आ रखे हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।